हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस अध्याय में हम लोग जितने भी लैंडफॉर्म्स अभी तक पढ़े हैं, हम लोगों ने वायु से बनने वाले लैंडफॉर्म पूरा प्रक्रिया, फिर हिमानी, परिहिमानी, और उसके बाद अगर फिर से गिने तो वायु हो गया, हिमानी हो गया, परिहिमानी हो गया, भूमिगत जल हो गया, और सागरी तरंगों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ, नदियों से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। तो मेनली हम लोगों ने इन 6 प्रकार के प्रक्रमों के माध्यम से जो हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो हम लोगों ने उसका अध्ययन कर लिया है। और अपने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहता है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर लैंडफॉर्म से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अब मैंने ये सोचा कि एक छोटा सा अध्याय होना चाहिए जिसमें हम लोग जितने भी लैंडफॉर्म्स अभी तक हम लोग पढ़े हैं उनका बहुत हम व्याख्या तो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो सारे चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नदी से संबंधित, वायु से बनने वाले लैंडफॉर्म, ये सब नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ सारे लेक्चर्स अपलोड हैं वहाँ पे चैनल पे हमारे। लेकिन इस अध्याय में हम लोग बस उनको देखेंगे एक बार, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। और इस तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ है A4 साइज पेज पे, उस तरीके से आप भी इसकी एक लिस्टिंग कर लीजिएगा, और समय समय पे आप इस लिस्ट को देखते रहेंगे तो आसानी से ये सभी के सभी लैंडफॉर्म्स आपको याद हो जाएंगे। अगर मैं अभी आपको बता दूं तो जितनी संख्या हमने नोट की है 93 लैंडफॉर्म्स है। अब ऐसे तो आपको 93 लैंडफॉर्म्स बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, वास्तव में बहुत ज़्यादा संख्या है। 93 लैंडफॉर्म्स, ये 93 लैंडफॉर्म्स वायु से भी हैं, नदी के भी हैं, मतलब सबके मिला के। तो इनकी सभी के निर्माण की प्रक्रिया भी आपको पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल आपने जैसे पढ़ा हुआ है, लेकिन चूंकि एक साथ थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, इसलिए बार बार जब आप इस तरीके से नोट कर लेंगे और देखते रहेंगे तो सभी लैंडफॉर्म्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जो पहला हम लेके चलेंगे, द वर्क ऑफ रनिंग वाटर एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म। मतलब पहला जो हमारा प्रक्रम है वो है जो गतिशील जल है, मतलब नदी से संबंधित है। नदी से उसका तात्पर्य है नदी से बनने वाले जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, जो रनिंग वाटर है, उससे कौन कौन से हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनकी हमने लिस्टिंग करी। आइए देखते हैं उसको। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद होगा वी शेप्ड वैली, वी आकार की घाटी। जहां जहां जरूरत होगा वहां वहां फिगर भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, जहां जहां जिसका फिगर आसानी से अवेलेबल है उसका। बाकी ओवरऑल तो मैंने उन सभी चैप्टर्स में फिगर इत्यादि पूरा दिखाया है अच्छे से। वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन। वी शेप्ड वैली के 2 टाइप्स होते हैं, गॉर्ज और कैनियन। सभी आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे कि गॉर्ज का ही विस्तृत रूप कैनियन है। एक प्रकार की ये वी आकार की घाटी होती है, जिसका जो आकार होता है वो अंग्रेजी के अक्षर वी की तरह होता है। इसके बाद नंबर 2 पे है वाटरफॉल, जलप्रपात। जलप्रपात तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, अगर कभी उत्तराखंड या हिमाचल या जम्मू कश्मीर या पहाड़ी क्षेत्रों में, कहीं पर भी, पहाड़ी ही नहीं, हमारे पठारी क्षेत्रों में भी अगर आप घूमने गए होंगे तो आपने वाटरफॉल्स जरूर देखे होंगे। जलप्रपात, जलप्रपात में क्या होता है कि जल तेजी से खड़े ढाल से नीचे की ओर गिरता है। रैपिड्स, फ्रेंड्स रैपिड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि रैपिड्स जो होते हैं वाटरफॉल्स का ही छोटा रूप होता है। पॉट होल्स, जलगर्तिका। पॉट होल्स भी रनिंग वाटर से बनने वाला एक लैंडफॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा, मान लीजिए जो नदी है, नदी जो हमारी है उसमें अंदर कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे जो अपर्दन का काम करते हैं, वो तेजी से घूमते रहते हैं भंवर की तरह और गड्ढा बनाते हैं, तो वही होता है पॉट होल्स। स्ट्रक्चरल बेंचेस, संरचनात्मक सोपान। ये जैसे हमारी सीढ़ियां होती है ना, उस तरीके से सोपान की तरह हमें आकृति देखने को मिलती है। इसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और नंबर 6 है रिवर टेरेस। फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल बेंचेस और रिवर टेरेस दोनों के निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग है, लेकिन दोनों देखने में लगभग एक जैसी ही लगती है। जैसे हमारे घरों में जो सीढ़ी होती है, उसी तरीके की इन दोनों की आकृति होती है, सीढ़ी की तरह। रिवर टेरेस और स्ट्रक्चरल बेंचेस। तो ये जैसे यहाँ पर मैंने ई लिखा हुआ है, तो ये सब जो भी लैंडफॉर्म्स हैं,
इसमें मैंने इसको इस तरीके से नोट किया जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाए, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं और कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। तो इधर जितने भी अभी तक हम लोगों ने देखे, ये सात, ये जो सात हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, ये सब की सब, ये सभी के सभी इरोजनल है। ई लिखा हुआ है, वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल, रैपिड, स्पॉट होल्स, स्ट्रक्चरल बेंचेस, रिवर टेरेस और रिवर मियांडर्स, बगल में हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो ये तो हो गए हमारे रनिंग वाटर से बनने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब हम लोग चलते हैं जो हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं उनकी तरफ। फ्रेंड्स, इधर पूरे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हमने नोट किए हैं। सबसे पहले एल्यूवियल फैन। एल्यूवियल फैन आपको पता ही है कि जब नदी पूरा मलबे को लेके पहाड़ से नीचे उतरती है, तो नीचे उतरने के क्रम में वो पूरा एक पंख के रूप में निक्षेप कर देती है, डिपोजिशन कर देती है, जिसे हम एल्यूवियल फैन कहते हैं। और यही डिपोजिशन जब कोन के रूप में होता है तो उसको हम लोग एल्यूवियल कोन कहते हैं। इसमें जब बस डिफरेंस ये होता है कि एल्यूवियल कोन का स्लोप थोड़ा ज़्यादा तेज होता है और एल्यूवियल फैन का स्लोप उतना तेज नहीं होता, ये थोड़ा जेंटल स्लोप होता है। नेचुरल लीवीस, इसे नेचुरल इम्बैंकमेंट भी कहा जाता है, प्राकृतिक तटबंध। नदी जब प्रवाहित होती है तो अपने दोनों ओर प्राकृतिक रूप से तटबंध बना देती है, जिससे कि नदी का जल बाकी सारे एरियाज में नहीं ना जा पाए। और जब ये तटबंध टूट जाते हैं, जब नदी में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो बाढ़ की स्थिति हो जाती है। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा लैंडफॉर्म है, सब आप जानते होंगे। नेचुरल इम्बैंकमेंट वही चीज है, नेचुरल लीवीज भी कहते हैं और नेचुरल इम्बैंकमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ से आपके इंग्लिश टर्म्स भी तैयार हो रहे हैं। जैसे कहीं अगर आपको लिखना है तो नेचुरल लीवीज या नेचुरल इम्बैंकमेंट टर्म्स का आप यूज कर सकते हैं। फ्लड प्लेन्स, बाढ़ का मैदान। सिंपल सी बात है, जब नेचुरल लीवीज या नेचुरल इम्बैंकमेंट टूट जाएंगे, नदी में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो पूरा जल फैल जाएगा और उससे फिर बाढ़ के मैदान का निर्माण होगा। और फिर डेल्टा, जब नदी अपना सागर में मिलने की ओर नीचे पहुंचती है, मतलब एकदम अंतिम अपने चरण में रहती है, अपने मार्ग को लगभग तय कर ली रहती है, सागर में मिलने वाली रहती है, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड अब कम हो जाती है और अपने मार्ग में वो डिपोजिशन करने लगती है। इससे बहुत सारी वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है और डेल्टा की आकृति बनती है। अब ये है डेल्टा। अब इसके इतने सारे टाइप्स हैं, टाइप्स बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन टाइप्स फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वही आते हैं कि जैसे पूछ लिया जाता है कि नील नदी का डेल्टा कैसा है, राइन का डेल्टा कैसा है, गंगा का, नील नदी का, मिसिसिपी का पंजाकार डेल्टा बहुत ही फेमस है, राइन नदी का चापाकार। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें जनरली आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। और नाम फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अर्कुएट, बर्ड फूट, एस्चुराइन, ट्रंकेटेड, लोबेट, ग्रोइंग और ब्लॉक्ड, ये इतने तरह के आपके तीन तीन छः एक सात 7 टाइप्स ऑफ डेल्टाज मतलब ये होते हैं। इसमें नील नदी का पंजाकार है, राइन नदी का चापाकार है, गंगा का भी चापाकार है। तो इसमें जो है अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो मिसिसिपी का बहुत ही फेमस एग्जांपल है पंजाकार, राइन का बहुत ही फेमस है चापाकार, और नील नदी जो है अफ्रीका की, उसका भी चापाकार है, और गंगा जो नदी का, जो हमारी गंगा नदी है, इसका भी चापाकार है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स बहुत ही फेमस हैं जिनसे अक्सर प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, और मिसिसिपी वाला तो बहुत ही फेमस है। तो ये हो गए तो फ्रेंड्स हमारे 13 लैंडफॉर्म्स, 13 प्रकार के स्थल रूप। और बस नदी से बनने वाले लैंडफॉर्म्स में ये इतना समाप्त हो गया। इसमें से हम लोगों ने देखा कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 8 से 13 तक के हमारे जितने भी ये डिपोजिशनल वाले थे। और इसके ऊपर का अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 1 से लेकर 7 तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपके जो हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं वो। तो ये आपके कंप्लीट हो गए नदी के। अब हम लोग दूसरी प्रक्रिया की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा जो अगला प्रोसेस है वो है कास्ट लैंडफॉर्म्स। कास्ट लैंडफॉर्म्स हम जो हमारे भूमिगत जल से बनने वाले लैंडफॉर्म्स होते हैं। भूमिगत जल अपना काम कहाँ करता है, जहाँ पर चूने की चट्टान होती है वहाँ पर जो भूमिगत जल है वो उस चट्टान को घोलता रहता है,
और उसी घोलने के दौरान अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स का निर्माण करता है। तो इसमें जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं उनमें इरोजनल अगर हम पहले पढ़ें तो सबसे पहले तो है लेपीज। लेपीज एक प्रकार की ऊबड़ खाबड़ सतह होती है। नंबर दो, मतलब इसमें नंबर दो, ऐसे नंबर 15वां है सिंक होल्स, घोल रंध्र। सिंक होल्स बहुत छोटा सा छेद होता है, जब यही क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो उसको स्वेलो होल्स बोलते हैं, और इसका धीरे धीरे और विस्तार हो जाता है और बहुत बड़े एरिया में गड्ढा हो जाता है तो उसे बोलते हैं डोलाइन। डोलाइन से बड़ा होता है युवाला, और युवाला से बड़ा होता है पोलजे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सिंक होल्स से लेके पोलजे तक एक निश्चित क्रम में पता होना जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो सिंक होल्स बहुत ही छोटा सा छेद, उससे बड़ा हुआ तो स्वेलो होल्स, बहुत बड़ा एरिया में गड्ढा की तरह हो गया तो डोलाइन, कई डोलाइन मिल गए तो बन गया युवाला, और कई युवाला मिल गए तो बन गया पोलजे। तो ये एक निश्चित क्रम है इसका। लास्ट में है सिंकिंग क्रीक। सिंकिंग क्रीक में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सरफेस होता है, उस पर बहुत सारे सिंक होल और स्वेलो होल्स होते हैं। तो जैसे हमारे घरों में छलनी होती है उस तरीके का सरफेस हमें देखने में लगता है। आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई सरफेस है उस पर ढेर सारे छेद अगर ऐसे हो जाएं तो वो सरफेस छलनी के समान प्रतीत होगा। तो वही चीज है, उसे हम हिंदी में बोलते हैं धंसती निवेशिका, और इंग्लिश में हम उसको टर्म यूज करते हैं उसके लिए सिंकिंग क्रीक। ठीक है। और इसके बाद है केव्स, जो हमारे ये होते हैं अपने कास्ट लैंडफॉर्म्स। इसमें केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में आप अगर यूपी में रह रहे होंगे तो आप चित्रकूट में गुप्त गोदावरी है, बहुत ही फेमस है। हो सकता है बहुत सारे लोग घूमने भी गए हों, मुझे भी 2 बार वहाँ जाने का मौका मिला, लेकिन यद्यपि अब मैं फिर वहाँ एक बार और जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं गया था तब हालांकि मैं जियोग्राफी तो पढ़ रहा था लेकिन कास्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में मुझे उतना ज्ञान नहीं था। एक बार तो मैं बहुत पहले गया था, तब तो मैं छोटा था, लेकिन उसके बाद भी जब गया तब मुझे कास्ट लैंडफॉर्म्स इत्यादि के बारे में उतना नहीं पता था, क्योंकि वो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी नहीं थी। लेकिन अब मुझे जब वहाँ का सीन्स याद आते हैं तो वहाँ केव्स में आपको बहुत सारे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास आपके आसपास इस प्रकार के स्थान है, जैसे इंडिया में मेघालय में इस प्रकार के स्थान है, उत्तराखंड में, और इधर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चित्रकूट में गुप्त गोदावरी, और छत वो आई थिंक पंचमढ़ी में भी है। तो बहुत सारे इंडिया में आप सर्च कर लीजिएगा। मैंने एक बार सर्च किया था तो मुझे हालांकि इतना नहीं पता था, मुझे लगा कि इंडिया में खाली यही चित्रकूट में ही है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे स्थानों पर 5-6 स्थानों पे इस प्रकार की कास्ट लैंडफॉर्म्स वाले एरियाज हमें देखने को मिलते हैं। तो वहां पर जब आप जाएंगे तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है आपका ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी लैंडफॉर्म्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो वहाँ आपको, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम फोटोज देखेंगे, लेकिन वहाँ असली में आपको इस प्रकार के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। तो ये केव्स होती हैं जो कि कास्ट एरियाज में, जहाँ पे चूने के चट्टान वाले एरियाज है वहाँ पे इस प्रकार की जो केव्स का फॉर्मेशन होता है, चूने के चट्टान पर जब जल की क्रिया होती है तो घुलन क्रिया के फलस्वरूप इस प्रकार की गुफाएं बनती हैं। और इसके बाद नंबर 22वां ये है ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी। अंधी घाटी का निर्माण बहुत ही विचित्र होता है। इसमें अगर हम थोड़ी सी निर्माण की प्रक्रिया पे बात करें तो मान लीजिए इधर से एक नदी आ रही है और इधर पूरा उसका नदी की घाटी बनी हुई है। नदी को जाना है आगे तक, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा सा मान लीजिए छेद कर सकते हैं, गड्ढा कर सकते हैं, और पूरी छोटी नदी, कोई बहुत बड़ी नदी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस नदी का पूरा पानी उससे उस क्षेत्र से या बहुत बड़े गड्ढे से होता हुआ नीचे चला जाएगा और नदी की आगे की जो घाटी है वो शुष्क रह जाएगी। इसे ही बोलते हैं अंधी घाटी। हम लोग कास्ट वाले चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से बात किए थे कि अभी तुम लोगों को बहुत सारे लैंड फॉर्म्स पढ़ने हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस हम नाम पे चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। और ये तो हो गए हमारे इरोजनल में आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा 14 से लेके 22 तक। लेपीज, सिंक होल, स्वेलो होल, डोलाइन, युवाला, पोल्चे, सिंकिंग क्रीक, केव्स और ब्लाइंड वैली। इसके बाद नंबर जो 23 है, यहाँ से हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म शुरू हो जाते हैं। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और केव पिलर्स। मेनली आपको ये तीनों ध्यान में रखने होंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारे गुफाएं होती हैं, गुफाओं में जो चूना मिला हुआ जैसे टपकता है तो उससे खंबे बन जाते हैं। जब वो जम जाता है तो खंबे बन जाते हैं पतले पतले,
कभी कभी मोटे मोटे खंभे भी जमते हैं। तो जब वो ऊपर से लटकता रहता है तो उसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। जब वो नीचे से जमता है तो उसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। और जब ऊपर से जो जम रहा है और जो नीचे से जा रहा है दोनों मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं केव पिलर्स। इसके निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है, या तो मैंने बस आपको शॉर्ट में बता दिया है, लेकिन अगर आपको ध्यान से समझना है इसको तो जो हम लोगों का कास्ट लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर है वहां पे आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसके निर्माण की प्रक्रिया में कई चीजें शामिल हैं, तो उसको वहां पे आप जाके देख लीजिएगा। इसके बाद नंबर 26 है स्पीलियोथेम। स्पीलियोथेम क्या होता है? स्पीलियोथेम का टर्म का यूज मैंने एक और चैप्टर में किया था। ये जितने भी हमारे लैंडफॉर्म्स हैं नंबर 23 से लेके 30 तक, ये सभी के सभी लैंडफॉर्म्स हमारे कास्ट एरियाज में जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है उसमें शामिल हैं। तो सभी प्रकार के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को अगर हमको किसी एक शब्द से बताना हो तो उसके लिए हम स्पीलियोथेम टर्म का यूज करते हैं। स्पीलियोथेम एक ऐसा शब्द है जो सभी प्रकार के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की अभिव्यक्ति कर रहा है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा 27 है ये है ड्रिप स्टोन। ड्रिप स्टोन क्या है? ड्रिप स्टोन जैसे जब चूना चूना मिला हुआ जल टपकता रहता है तो उससे जो एक डिपोजिशन होता है उसको हम लोग ड्रिप स्टोन नाम देते हैं। ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टेलेक्टाइट के फॉर्मेशन की एकदम स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है। थोड़ा थोड़ा चूना रहित जल टपक रहा है तो वही ऊपर जम जाता है छत पे, तो उसे ही हम बोलते हैं ड्रिप स्टोन। मतलब ड्रिप के रूप में तो गिर रहा है लेकिन वो स्टोन के रूप में जम जाता है क्योंकि चूना मिला हुआ है उसमें। तो ये होता है इसमें। कभी कभी गुफा में फर्श पर डिपोजिशन हो जाता है, मतलब ये तो खम्भों के रूप में होता है, कभी कभी फर्श पे ऐसे डिपोजिशन हो जाता है तो उसके लिए हम लोग फ्लो स्टोन टर्म का यूज करते हैं। और स्टेलेक्टाइट के आसपास अगर कोई ड्रिप स्टोन है तो उसको हेलेक्टाइट कहा जाता है, और स्टेलेगमाइट के आसपास अगर कोई ड्रिप स्टोन है तो उसको हेलेगमाइट कहा जाता है। लेकिन इसमें हम एक चीज क्लियर कर दें कि ये 23, 24, 25 ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26 आपको पता होना चाहिए, बाकी ये नीचे वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लो स्टोन, हेलो स्टोन या आपका हेलेक्टाइट, हेलेगमाइट ये उतने खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें आपको मेन अगर लैंडफॉर्म के बारे में बताना है कास्ट एरियाज में तो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और केव पिलर्स, इन तीन के बारे में बताना बहुत जरूरी है। अब ये हो गया हमारा पूरा 14 से लेके 30 तक लैंडफॉर्म्स हमारे कास्ट लैंडफॉर्म में थे, जिसमें कि 14 से 22 तक हम लोगों ने देखा था इसका इरोजनल, और 23 से लेके 30 तक हम लोग का था डिपोजिशनल। अब जो अगली हमारी प्रक्रिया है नंबर तीसरी प्रक्रिया, वर्क ऑफ सी वाटर। जब हमारा जो आप सभी लोग कभी न कभी हो सकता है गए हो या टीवी में फिल्मों में देखा ही होगा समुद्र तट। तो समुद्र तट में तेजी से लहरें आती हैं समुद्र तट पर और टकराती हैं, तो वहां पर भी उन लहरें, क्योंकि लहरें इतनी पावरफुल होती हैं, तरह तरह के लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। तो उनमें उन्हीं लैंडफॉर्म्स को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बार देख ले रहे हैं। तो इन लैंडफॉर्म्स में नंबर 31 कोस्टल क्लिफ्स, तटीय क्लिफ, एक बहुत ही खड़ा ढाल होता है। वेव कट प्लेटफॉर्म, तरंग घर्षित वेदिका, अंडाकार कटान या कोव, केव, जैसे केव्स हमारी गुफाएं, गुफाएं हमारे कास्ट एरियाज में होती हैं, उसी प्रकार की गुफाएं हमारी सी वाटर, वर्क ऑफ सी वाटर, मतलब जो हमारे तरंगे हैं वो भी गुफाओं का निर्माण करती हैं। हालांकि दोनों गुफाएं अलग अलग प्रकार की हैं लेकिन दोनों ही प्रक्रमों में गुफाओं का निर्माण होता है। बीच, कस्प बीच। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि केव तक तो हमारे इरोजनल थे, ठीक है। अब बीच, बीच आप सभी लोग जानते हैं, कस्प बीच, बार्स एंड ऑफशोर बार्स, रोदिका तथा अपतट रोदिका, हुक, कंपाउंड हुक, कनेक्टिंग बार्स और टोम्बोलो। दो अगर हमारे लैंड फॉर्म, दो हमारे अगर स्थल खंड तट से बाहर निकले हुए हैं, उनको जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो होती है संयोजक रोदिका, एक प्रकार का डिपोजिशन होता है ये।
और अगर कोई दूर आइलैंड है और वो जुड़ा हुआ है मेन लैंड से किसी किसी निक्षेप के माध्यम से, तो उसको हम कहते हैं टोम्बोलो। तो ये होता है, ये हमारे सभी के सभी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। अब जो इसका केव है, केव केव से संबंधित कई सारे लैंडफॉर्म आपने पढ़े होंगे, वो मैंने यहाँ नोट नहीं किया बट मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ। उसमें एक स्टैक होता है, स्टैक या स्कैरी भी उसको बोलते हैं, और कंदरा या छत होती है उसमें, और एक होती है प्राकृतिक चिमनी, नेचुरल चिमनी। तो ये चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगा जब आप डिटेल में देखेंगे चैप्टर में, बट यहाँ पर मैंने उसको ऐड कर दिया। ये सब केव से ही संबंधित प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं नोट किया है। तो केव में ही आपका स्टैग या स्कैरी भी होता है, प्राकृतिक छत, प्राकृतिक चिमनी, और हाँ बस इतना ही होता है। स्टैग या स्कैरी दोनों एक ही चीज़ होती है। तो ये हो गए हमारे बनने वाले लैंडफॉर्म्स वर्क ऑफ सी वाटर, जो हमारा सागरी तरंगें होती हैं उनके माध्यम से हमारे जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ये वो हो गए 43 प्रकार के लैंडफॉर्म्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा चौथा प्रक्रम है, 3 हम देख चुके हैं, नदी से बनने वाले लैंडफॉर्म्स, भूमिगत जल से बनने वाले लैंडफॉर्म्स, और सागरी तरंगों से बनने वाले लैंडफॉर्म्स। चौथा है हवा, पवन, सॉरी हवा नहीं कहेंगे, पवन। पवन से बनने वाले जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं वो, उनमें बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट हैं सब। सबसे पहले हम इरोजनल देखेंगे, डिफ्लेशन बेसिन या ब्लो आउट, इसे बफेलो वालोस और पांग कियांग 2 नामों से भी जाना जाता है। और इसको यूएसए के ग्रेट प्लेन्स में बफेलो वालोस कहते हैं, और मंगोलिया में इसे पांगयांग कहते हैं। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों चीज़ें, लेकिन हाँ जो इसका मेन नाम है अपवान बेसिन या वातगर्त, हिंदी में नोट कर लीजिए, शायद मैंने नहीं लिखा है इसको, हाँ इसको ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो इसको आप हिंदी में अगर नाम इसका नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अपवान बेसिन या वातगर्त, डिफ्लेशन बेसिन और ब्लो आउट। और इसके 2 और नाम हैं ये दोनों। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब मान लीजिए पवन का प्रवाह हो रहा है, तो पवन एक बहुत बड़े रेत की मान लीजिए मात्रा है कहीं पर बहुत ज़्यादा, तो उसको हटा देती है, तो गड्ढा हो जाता है वहाँ पे, पवन हटा देती तो वो जो रेत अगर हट गई तो वहाँ गड्ढा हो गया, तो वही होता है आपका डिफ्लेशन बेसिन। इसके बाद इंसेलबर्ग, इसे बोर्नहार्ट कहते हैं, क्योंकि बोर्नहार्ट एक विद्वान थे, उन्होंने इसके निर्माण की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में बात बताया था, तो इसीलिए उनके नाम पे इसे बोर्नहार्ट कहते हैं। और ये एक प्रकार का टीला होता है, ये तो नॉर्मल है, कोई बहुत ये मतलब कठिन इसकी प्रक्रिया नहीं, इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इसका निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल सरल है, टीले के रूप में होता है। मशरूम रॉक, छत्रक शिला, ये जैसे हमारे जो मशरूम्स होते हैं उस प्रकार की अगर रॉक की हमें आकृति देखने को मिलती है तो वो होता है मशरूम रॉक। अब इन सभी के निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग है, तो निर्माण की प्रक्रिया के लिए आपको चैप्टर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ निर्माण की प्रक्रिया बताने लगेंगे तो अभी हमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स 93 लैंडफॉर्म्स कवर करने हैं, अभी हम लोग 46 पे पहुंचे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं हल्का सा बस एक हिंट दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि अपर्दन इस तरीके से होता है कि जैसे आपका मशरूम होता है नीचे पतले में रूप में रहता है, ऊपर उसका बड़ा सा एक गुंबद के रूप में होता है, तो वैसा ही इसमें इरोजन होता है और मशरूम जैसी आकृति देखने में लगती है। डिमोइसेल्स, भूस्तंभ, ज्यूजिन और यार्डंग, ये भी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं। ज्यूजिन में क्या होता है, ज्यूजिन में आपका क्षैतिज रूप से चट्टानें होती हैं, उनका इरोजन होता है, और ड्राई कांटर में चट्टानें लंबवत होती हैं और उनका इरोजन होता है। पूरी चट्टानों का नहीं हो पाता। जो जो देखिए इस पूरे चैप्टर में एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी हर जगह कि चट्टान में, और ये यही एक छोटा सा पॉइंट है जो कि सभी प्रकार के लैंडफॉर्म्स को जन्म देता है, वो ये है कि जहाँ पर चट्टान रॉक जो होगी वो हार्ड होगी वहाँ पर इरोजन नहीं काम कर पाएगा, और जहाँ पर थोड़ा भी कठोरता में कमी आई, मुलायम चट्टान होगी, वहाँ पर वो इसका अपर्दन हो जाएगा। तो इसी के माध्यम से मशरूम रॉक भी बनती है,
जहाँ पर मुलायम चट्टान है वहाँ पर इरोजन हो जाता है, जहाँ पर मुलायम चट्टान नहीं है, कठोर है, वहाँ नहीं हो पाता। मशरूम की आकृति बनती है। भूस्तंभ, जियोजेन और यार्डंग, इन सभी में यही एक ही कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। इसके बाद है नंबर 50वां, ड्राई कांटर। ड्राई कांटर में जैसे हमारा अगर कोई रॉक है, उसके ऊपर से जब पवन का प्रभाव होता है तो उस पर खरोंचे पड़ जाती हैं, तो उसे हम ड्राई कांटर कहते हैं। जालक या जालीदार शिला। जालक या जालीदार शिला में वही जैसे हम लोग अभी पढ़े थे, सिंकिंग क्रीक पढ़े थे भूमिगत जल वाले में, कि मान लीजिए रॉक है, अब रॉक के ऊपर से प्रभाव हुआ पवन का, जाली जैसी आकृति बन गई इरोजन के माध्यम से, तो ये होता है जालक या जालीदार शिला। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी विंड की पावर को ना पहचान पा रहे हों, तो ये फ्रेंड्स स्पेशली डेजर्ट एरियाज में ही अपना वर्क करती है विंड। तो यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल आप विंड को एक्सपीरियंस करते हैं कि विंड इतना जो है कैसे इतनी पावरफुल हो सकती है, लेकिन आप एक बार चाहिएगा तो आपको पता चलेगा डिजर्ट एरियाज में कि विंड कितनी पावरफुल होती है और किस प्रकार से इरोजन कर सकती है, इस प्रकार के बड़े बड़े विशालकाय लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये थोड़ा सा कल्पना करने वाली चीज है, क्योंकि हम लोग जनरली इस इतनी पावरफुल विंड को हम लोग कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे अपने लाइफ में, तो इसीलिए ये थोड़ा सा काल्पनिक भी लग रहा होगा। ये एक विंड कैसे जाली बना सकती है, लेकिन ऐसा होता है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारे जो भी हैं यहाँ तक 51 तक, इसके बाद 52 एक और बच रहा है, ब्रिज एंड विंडो, पुल तथा खिड़की। पुल तथा खिड़की में क्या होता है कि जो जालीदार शिला है उसी से संबंधित ये भी लैंडफॉर्म है। पहले जाली रहती है, लेकिन वो जाली जो है जब पूरा जाली में जो छेद है वो पूरा गायब हो जाता है, तो वो एक खिड़की के रूप में हो जाता है और उसका जो ऊपर वाला भाग एक पुल के रूप में दिखाई देता है। जैसे कुछ अगर मैं आपको एक बना के दिखाऊं यहाँ पे, ये मान लीजिए पहले जाली के रूप में रहा होगा, लेकिन फिर क्या हो गया, ये पूरा गायब हो गया। अब ये तो खिड़की हो गई, ये ऊपर पुल के रूप में हो गया, तो इसे ही बोला जाता है आपका ब्रिज एंड विंडो। तो ये हो गए हमारे सभी के सभी इरोजनल। अब आगे हम लोग जो हमारे डिपोजिशनल है उनको देख लेते हैं। डिपोजिशन में सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप फेमस है। बरखांस भी एक प्रकार का बालू का स्तूप ही है, थोड़ा सा ये अलग होते हैं, अर्धचंद्राकार रूप में होते हैं। और इसके पश्चात एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोयस। लोयस में क्या होता है कि एक मान लीजिए कहीं डिजर्ट है, डिजर्ट में रेल रहती ही है, तो वहां से पवन उड़ा के उसको दूसरी जगह ले जाकर डिपोजिशन करती है उसका। जैसे जो हमारे सेंट्रल एशिया में जो भी डिजर्ट्स हैं, वहाँ की जो मिट्टी है, जो कि वहाँ पे डिजर्ट सॉइल है, उसका डिपोजिशन हवाएं करती हैं कहाँ पे, जो वांगो नदी का मैदान है वहाँ पे करती हैं। इसे हम पीली नदी के नाम से जानते हैं, येलो रिवर। तो लोयस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है उसको। इसके बाद कुछ और लैंडफॉर्म्स हैं। ये अभी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था कुछ ही दिन पहले, बालसन प्लेया बजादा पेडिमेंट। ये क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पर उस चैप्टर में भी मैंने बताया और यहाँ पर भी मैं इस चीज को बता दे रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए पवन से बनने वाली स्थलाकृतियां, तब तो आप जो भी अभी हम देखे हैं उन सबको बताएंगे। आपका पवन वाले में आप इसको नहीं शामिल करेंगे, इसको आप शामिल करेंगे मरुस्थलीय स्थलाकृतियों में, एक डिजर्ट लैंडफॉर्म्स, तब आप इनको शामिल करेंगे। पवन से इनका कोई बहुत ज़्यादा निर्माण की प्रक्रिया में पवन का ऐसा हाथ नहीं होता है। लेकिन अगर डिजर्ट लैंडफॉर्म्स पे प्रश्न आ रहा है, प्रश्न दो तरीके से आ सकता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों की स्थलाकृतियों के बारे में बताइए, पहला प्रश्न। तो उसमें तो आप सब बताना है, लोयस, बालसन, प्लेया, ऊपर जो भी पढ़े हैं आप सब बताना पड़ेगा, ऑल टोटल बताना पड़ेगा। लेकिन अगर पूछा जा रहा है पवन से बनने वाले लैंडफॉर्म्स, तो वहां पे आपको इनको नहीं ऐड करना है, बालसन, प्लेया, इन सबको, ऊपर वाले जितने हैं इन सबको आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझने वाली चीज है कि ये यद्यपि डिजर्ट एरियाज में ही इस प्रकार के हमें लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, लेकिन इनका निर्माण पवन इत्यादि किसी प्रक्रम के माध्यम से नहीं होता। तो ये चीज इसमें है, लेकिन ये डिजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं।
तो ये प्रश्न की प्रकृति आपको समझनी है कि वो मरुस्थलीय लैंडफॉर्म्स में के बारे में पूछ रहा है या पवन से बनने वाले लैंडफॉर्म्स के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जितने भी लैंडफॉर्म्स होते हैं वो सब के सब पवन से बनते हैं। ये बात सही है कि 99.9% लैंडफॉर्म्स डेजर्ट एरियाज में पवन के माध्यम से ही बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जो थोड़े अलग भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, और आपको किस प्रकार से उसको उस उत्तर को शामिल करना है। उत्तर में आपको कौन कौन से लैंडफॉर्म्स शामिल करने, ये चीज़ ध्यान देने वाली है वहाँ पे। फ्रेंड्स, लेक्चर हमारा ऑलरेडी 30 मिनट का हो चुका है, तो इसको हम बहुत लंबा ना करते हुए इसको यहीं स्टॉप करते हैं। और इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग सभी 93 जितने भी लैंडफॉर्म्स हमने इसमें नोट किए उसकी सबकी हम लोग स्टडी कर लेंगे। मैंने पहले सोचा था कि एक ही चैप्टर में इसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 30 मिनट हो चुके हैं, बहुत तेजी से भी अब नहीं बढ़ सकते, क्योंकि केवल अगर हम टर्म लेके चलेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो वो भी चीज़ उचित नहीं है। तो हम लोग जो है अब जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। 59 तक हम किए हुए हैं, हम लोग 60 से फिर 93 तक आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 रहा। यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने विंड, वर्क ऑफ विंड, पवन से बनने वाले लैंडफॉर्म्स 59 लैंडफॉर्म्स ओवरऑल यहाँ तक हमने देख लिया है। और अगला जो अध्याय होगा उसमें हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।